नमस्कार दोस्तों। तो आईएएस भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी हमारा देश भारत पर। ठीक है, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तीन ओर सागरों से घिरे होने के कारण भारत एक प्रायद्वीप है। भारत क्या है? एक प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की परिभाषा क्या है? ज्ञातव्य है कि प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो। ऐसे स्थलाकृति को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। कितना है? 3200 किलोमीटर। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह भारत के स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र के रूप में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर गोलार्धों के रूप में भारत को देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर अक्षांशीय रूप में हम देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। भारत के विस्तार को याद रखना जरूरी है। यह प्रश्न यूपीएससी, पीसीएस परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 29 अंश है। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 29 अक्षांश है, जिसके कारण इसके पूर्वी और पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में 1 घंटे 56 मिनट यानी लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। 82.5 अंश पूर्व देशांतर या याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय 1 से अधिक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय एवं रूस में 11 मानक समय बनाए गए हैं। आइए अब चर्चा कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के विषय में। भारत की सीमाएं 7 देशों की स्थलीय सीमाओं के साथ जुड़ी हुई है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तथा श्रीलंका। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है।
कौन सी जल संधि? पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब देख लेते हैं देश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के विषय में। भारत एक विशाल देश है, अतः इसके सुचारू प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए इसे वर्तमान में 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। पहले 29 राज्य थे, अब वर्तमान में 28 राज्य हैं एवं केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, अब 9 हो चुके हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। देश में राज्यों का गठन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत में राज्यों का गठन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य वर्तमान में राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं देश के भौतिक विभाजन के विषय में। क्या देख लेते हैं? भौतिक विभाजन के विषय में देख लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी का मतलब हमारे देश के लिए बहुत बड़े रक्षक का कार्य करता है। हिमधन आलय मतलब हिमालय, यानी बर्फ का घर हिमालय का विश्लेषण है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे पहली श्रृंखला सबसे उत्तर में स्थित बृहद हिमालय या हिमाद्री है। क्या कहते हैं इसको? सबसे उत्तर स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी या शिखर एवरेस्ट है। यह प्रश्न अगर पूछा जाए कि एवरेस्ट किस है पर्वतमाला में है, तो आप बताएंगे हिमाद्री में या बृहद हिमालय में। ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट बृहद हिमालय में या हिमाद्री में है। दूसरा है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये मध्य हिमालय कहाँ स्थित है? हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ ही स्थित हैं। जो दर्शनीय स्थल हैं यहाँ ही स्थित हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इस श्रेणी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? कौन सी पर्वतमाला है? शिवालिक। ये कहाँ स्थित है? सबसे दक्षिण में। ये हिमालय की तीसरी श्रृंखला है, ये जो सबसे दक्षिण में स्थित है। इस तरह से हिमालय की 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कितने हैं? 3। ठीक है। हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। यह समझ लीजिएगा कि जलोढ़ निक्षेप नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। ठीक है, निक्षेपित कर दी जाती है मतलब जमा कर दी जाती है और इसी से मैदानों का निर्माण हुआ करता है। ठीक है। साथ ही सहायक नदी वह नदियाँ होती हैं जो किसी एक मुख्य नदी या सरिता में किसी भी तरफ से आकर मिलती हैं तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। ये बार बार पूछा जाता है कि उत्तर भारत में जनसंख्या अधिक क्यों है। नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है
कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या का भरण पोषण की संभावनाएं अधिक हैं। तो ये रही उत्तरी विशाल मैदान की बात। अब चलते हैं भारतीय महामरुस्थल की ओर। भारतीय महामरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह स्थल शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, तो यह रही भारतीय महामरुस्थल की संक्षिप्त जानकारी। अब चलते हैं भारत के तीसरे भौतिक विभाग प्रायद्वीपीय पठार की ओर। प्रायद्वीपीय पठार भारतीय उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। कौन सी श्रृंखला स्थित है उत्तर पश्चिम में? अरावली श्रृंखला, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली श्रृंखला। विंध्य एवं सतपुड़ा भी प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। ये भारत के मध्य भाग में पाए जाते हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ये नर्मदा और ताप्ती या तापी किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, ध्यान रखिएगा, इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहा अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है। पठारी क्षेत्र जो होता है खनिजों के मामले में बहुत धनी होता है। ये रही बात प्रायद्वीपीय पठार की। अब देख लेते हैं पश्चिमी एवं पूर्वी घाट को। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वतमाला, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं, तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, यानी लगातार श्रृंखला के रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है, यानी ये श्रृंखलाएं जुड़ी नहीं हैं। कुछ जगहों पर श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, कुछ जगह पर खाली स्थान है, और फिर अगली श्रृंखला, फिर अगली श्रृंखला टूटे हुए रूप में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में स्थित तटीय मैदानों को। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं, और यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी आदि। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं ये नदियाँ? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं पूर्व की ओर बहते हुए, और अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ भी डेल्टा का निर्माण करती हैं और इनका डेल्टा बहुत उपजाऊ है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। कौन सा डेल्टा स्थित है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा। याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आप जानकारी रखिए कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। वैसे प्रत्येक डेल्टा ही त्रिभुजाकार आकृति का होता है। ध्यान रखिएगा कि डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है, तथा जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। मुहाना किसे कहा जाता है? जहाँ पर नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं उसी जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर रखा जाता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। आप ऐसे अनेकों लड़कियों के नाम जानते होंगे जिनके नाम नदियों के नाम पर रखे गए हैं। जल से संबंधित और भी अनेकों नाम देखने को मिलते हैं, जैसे
शबनम आदि। आइए अब भारतीय 2 द्वीप समूहों की चर्चा भी कर लेते हैं। दोस्तों, भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। पहला लक्षद्वीप समूह। कौन सा? लक्षद्वीप समूह, जो अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से पश्चिम में कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप है। ये भी प्रश्न बार बार आता है। लक्षद्वीप कैसे द्वीप हैं? प्रवाल द्वीप, यानी इनका निर्माण प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, प्रवाल मूंगे से बना हुआ है। दरअसल प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे फालिप कहा जाता है। जब जीवित फालिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य फालिप की वृद्धि भी इन ठोस कंकालों के ऊपर पुनः पुनः बार बार होती रहती है, और इस अनवरत प्रक्रिया से ये बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। प्रवाल द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, ये भी आपने समझा। दूसरा द्वीप समूह है भारत का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखिए कि वर्ष 2004 में आए भीषण सुनामी के कारण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु एवं बड़ा निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट इसी सुनामी के कहर के कारण जलमग्न हो गया और इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ज्ञातव्य है कि सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह के निकट उठने वाली लहरें। क्या? बंदरगाह के निकट उठने वाली लहरें। ठीक है। अब नंबर आता है प्रश्नोत्तरी का। हम प्रश्न करेंगे, आप अपने अध्ययन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपने नोटबुक में लिखेंगे। उत्तर ना समझ में आने पर बार बार वीडियो को देखें, वह समझने का प्रयास करें। ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनका नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा जिन 7 देशों से जुड़ी हुई है उनके नाम लिखिए। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। इनसे किसी न किसी तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, भारत की कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? ध्यान रखिएगा, कौन 2 प्रमुख नदियाँ हैं, ये वीडियो में बताया गया है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम बताइए। ये आप जानते होंगे, इसका नाम भी आपको लिखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये चर्चा भी वीडियो में हो चुकी है। किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? ये गौर करने लायक बात है, इसे आप पता लगाकर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? इसके बारे में भी हमारी चर्चा हो चुकी है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक। अगला है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? अगला, महान हिमालय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक। अगला प्रश्न है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसकी चर्चा वीडियो में हो चुकी है। अगला, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? ठीक। अगला प्रश्न, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है? प्रश्नों को देखिएगा, उसका उत्तर अपने मन में ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। ना मिले तो वीडियो देखकर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है? अगला है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को चित्रित कीजिए। मानचित्र भरना भी आपको आना चाहिए, वो आपको अभ्यास करना है। तो मानचित्र में किन चीज़ों को भरना है? कर्क रेखा, भारत का मानक या म्योत्तर, आप जिस राज्य में निवास करते हैं वह राज्य, अंडमान द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। इन चीज़ों को आपको भारत के खाके में भरना है, अभ्यास करना है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नों के द्वारा अपना मूल्यांकन आप करिएगा और जिन प्रश्नों के उत्तर आपसे ना बन सकें उन्हें खोज करके नोटबुक में लिखिएगा। तो अब हमारा पाठ हमारा देश भारत नामक यह पाठ समाप्त होता है। हमारा अगला वीडियो भारत की जलवायु, वनस्पति तथा प्राणी पर आधारित होगा। देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे उत्साहवर्धन के लिए वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए राही का नमस्कार। जय हिंद।